next topic in major intra and extracellular electrolytes. In last lecture, lecture number 3, we discussed the physiological acid-base balance introduction. Then continue करते हैं उसी हम टॉपिक को. फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस में हमारे 3 रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हैं. There are mainly 3 regulatory mechanisms. First one is buffer, second is respiratory mechanism, and third one is renal mechanism. अब फर्स्ट है बफर. बफर में क्या है कि जो मेंटेनिंग अ कांस्टेंट पीएच. बफर्स क्या है, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया कि वो हमारे जो बफर्स है हमारी बॉडी के जो पीएच है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. जो पीएच इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो जाती है तो हम लोग बफर्स देते हैं, जिससे क्या है जो हमारी बॉडी की पीएच है वो मेंटेन हो जाती है. उसको हम लोग बोलते हैं बफर एक्शन. अब बफर्स क्या है, बफर है मेंटेनिंग ए कांस्टेंट पीएच ऑफ, जैसे कांस्टेंट पीएच जो मेंटेन करेंगे. जैसे एग्जांपल हमारे पास फॉस्फेट, सम प्रोटीन्स हो गए विच आर एबल टू ब्लड फ्री एच पॉजिटिव. एच पॉजिटिव मीन्स जो हमारे पास एसिड्स है, एच पॉजिटिव आयंस हैं, जो हाइड्रोज जो हमारे पास एसिड्स हैं वो क्या करते हैं हमारे पास एच पॉजिटिव आयंस. और ओ एच नेगेटिव मीन्स हमारे पास बेस, जो ओ एच नेगेटिव आयंस हैं उनके साथ बाइंड अप करके हमारी बॉडी की जो पीएच है उसको मेंटेन करते हैं. अब इसमें क्या है, एंड प्रिवेंट अ चेंज इन पीएच. जो हमारे जब बाइंड अप हो जाएंगे बफर्स एसिड और बेस के साथ, हमारे जो एसिड आयंस हैं बेस के आयंस हैं उनके साथ बाइंड अप करके जो हमारी बॉडी की पीएच है जो अब नॉर्मल थी उसको नॉर्मल करेंगे, उसको मेंटेन कर देते हैं. अब ये एबिलिटी जो होती है ये क्या करते हैं द एबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, जो इसमें जो एबिलिटी है बफर्स की, बफर सिस्टम ऑफ द ब्लड टू बाइंड. ये क्या करेंगे हमारी बॉडी में जाकर बफर सिस्टम एसिड्स के साथ बाइंड अप करके उनको न्यूट्रलाइज करेंगे एसिड्स को, और उस जो है उस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं अल्कलाई रिवर्स. अल्कलाई जो रिजर्व है हम लोग, ये कब होती है हमारी जो प्रोसेस, हम लोग कब इसको ये प्रोसेस कंटिन्यू होगी या ये प्रोसेस को हम लोग कब इसका हम लोग नाम बोल देते हैं अल्कलाई रिजर्व, जब हमारे जो है बफर्स हैं वो एसिड्स के साथ बाइंड अप होकर जो एसिड्स है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसको मेंटेन कर देते हैं. इट इज कॉल्ड अल्कलाई रिजर्व ऑफ ब्लड. अब ये हमारे 2 ऑर्गन्स हैं जिसमें मोस्ट एक्टिव होती हैं, मोस्ट एक्टिव वे से होते हैं. एक तो हमारे पास है लंग्स एंड दूसरा है किडनी. ये जो हमारे बफर सिस्टम की अल्कलाई रिजर्व है या एसिडोसिस रिजर्व है, ये हमारे मेनली कौन से पार्ट्स में होंगे, लंग्स एंड किडनी में. सेकंड है हमारे पास इसमें रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म या फिर रेस्पिरेटरी कंट्रोल. जो रेस्पिरेटरी कंट्रोल इसमें क्या है कि जब व्हेन रेस्पिरेटरी सेंटर इज स्टिमुलेटेड, जब जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेटेड होगा, इट अल्टर द रेट ऑफ रेस्पिरेशन. जो हमारी रेस्पिरेशन की रेट है उसको अल्टर करेगा. स्टिमुलेशन ज़्यादा एक्टिव है, जो हमारा सेंटर है वो स्टिमुलेट हो गया, एक्टिव हो जाता है, और हमारा जो रेस्पिरेशन की रेट है, जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो इनहेल और एक्सचेंज जो गैसेज हैं इनकी जो हमारी रेट है वो भी अल्टर हो जाती है. इसमें क्या है, द रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम द बॉडी या फ्लूइड वेरी फास्ट. जो हमारा स्टिमुलेट हो जाएगा रेस्पिरेशन, हमारी जो रेट है रेस्पिरेशन की वो भी अल्टर हो जाएगी. तो उससे क्या होगा, जो हमारी बॉडी में हमारे जो फ्लूइड्स में CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो फास्टली क्या है रिमूव होने लग जाती है हमारी बॉडी में से. फास्टली रिमूव होगी तो उससे क्या होगा, जो हमारी बॉडी है उसमें फॉर्मेशन होने लग जाती है कार्बोनिक एसिड की और बाइकार्बोनेट्स की. जब बॉडी में से जो CO2 है वो फास्टली जो है वो रिमूव हो जाएगी तो हमारी बॉडी में फॉर्मेशन हो जाएगी फिर उसके बाद कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट्स की. अब ये जो हमारे कार्बोनिक एसिड्स हैं या बाइकार्बोनेट्स हैं ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो हमारा ब्लड है उसमें जाकर उसके पीएच को चेंज कर देते हैं, क्योंकि CO2 है वो
जो फास्टली रिमूव हो रही है उससे हमारी बॉडी की पीएच उसके हमारी जो बॉडी की पीएच है वो चेंज हो जाती है। कि चेंज क्यों हो जाती है? क्योंकि जो CO2 जब रिमूव होती है बॉडी में से तो उसकी जगह क्या है, हमारी बॉडी में फॉर्मेशन किसकी होने लग जाती है, कार्बोनिक एसिड की और बाइकार्बोनेट्स की, जिससे जो हमारी बॉडी की पीएच है वो चेंज हो जाती है। इसलिए इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या है, अदर जो है मेंटेन कर बफर्स का यूज़ करते हैं या फिर रेस्पिरेटरी जो कंट्रोल्स हैं उनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद हमारे पास है रेनल मैकेनिज्म। रेनल मैकेनिज्म में क्या है कि जो हमारी किडनी है, रेनल मैकेनिज्म में इम्पोर्टेंट जो हमारा ऑर्गन क्या है, और इसमें ऑर्गन है हमारा मोस्ट जो इम्पोर्टेंट वर्किंग करता है, फंक्शन अपना प्ले करता है इम्पोर्टेंट रोल, वो है किडनी। अब जो किडनी है, किडनी क्या करता है हमारे बॉडी में, किडनी हैव द एबिलिटी टू फॉर्मेशन टू फॉर्म अमोनिया। किडनी की क्या एबिलिटी है कि वो अमोनिया को फॉर्म करता है, एंड विच कंबाइन विद द एसिड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोटीन। और ये जो अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं, ये कॉम्बिनेशन करते हैं एसिड के साथ, और किसके टाइम, जो प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट है, एक तो जो किडनी है वो हमारी बॉडी में क्या फॉर्म करते हैं, उनकी एबिलिटी क्या है किडनी की कि हमारी बॉडी में अमोनिया की फॉर्मेशन करते हैं, अमोनिया को फॉर्म करते हैं, एंड विच कंबाइन विद एसिड्स प्रिवेंट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। अब ये क्या है, जो हमारा ये कंबाइन करेंगे एसिड के साथ और प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। अब जब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो प्रोड्यूस होती है, एंड वो जो हमारे मेटाबॉलिज्म्स प्रोड्यूस होती हैं वो हमारी बॉडी में से किसके थ्रू बाहर चले जाते हैं, यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे नॉर्मली हमारी बॉडी की पीएच है जो यूरिन की, वो है 4.8 से लेकर 8.0। नॉर्मल जो बॉडी के जो हमारे बॉडी में यूरिन है, यूरिन की पीएच क्या है हमारे 4.8 से लेकर 8.0 तक। अब जब इसमें जो हमारे बाइकार्बोनेट्स है H2CO3 है, वो रिमूव्ड किसके थ्रू हो जाते हैं हमारी बॉडी में से, रेस्पिरेशन के थ्रू। जब रेस्पिरेशन होती है उसके थ्रू, रेस्पिरेशन मैकेनिज्म होता है उसके थ्रू हमारी बॉडी में से रिमूव होते हैं, एंड फिक्स्ड लाइक द फॉस्फोरिक, सल्फ्यूरिक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मेनली जो हमारे बाइकार्बोनेट्स है वो तो हमारे रिमूव होते हैं बॉडी में से रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म के थ्रू, और जो किडनी के थ्रू हमारी बॉडी में से रिमूव होते हैं वो है एसिड्स हैं हमारे पास फॉस्फोरिक, सल्फ्यूरिक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारी किडनी के थ्रू रिमूव हो जाते हैं। ये थे हमारे जो मेन 3 मैकेनिज्म हैं जो अपनी बॉडी के पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है हमारा डिस्टर्बेंस एसिड बेस बैलेंस। नेक्स्ट है हमारा इसमें टॉपिक डिस्टर्बेंस एसिड बेस बैलेंस। अब जो एसिड बेस बैलेंस में जो डिस्टर्बेंस होती हैं उनको मेंटेन करने के लिए हमारे पास क्या क्या मैकेनिज्म्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, या ऐसी कौन सी एसिडोसिस या अल्कलोसिस है जिससे हम लोग इसको मेंटेन करके रख सकते हैं। अब जो हमारे पास डिस्टर्बेंस है, इसमें हमारी बॉडी जो है वो वर्क कैसे करती है, एसिड और बेस। जब एसिड और बेस दोनों हमारे कंबाइन है, दोनों टुगेदर वर्क करेंगे तो हमारी जो बॉडी है उसमें जो पीएच का लेवल है वो भी मेंटेन रहेगा। अगर हमारी बॉडी में एसिड का या फिर जो पीएच है, जो बेस है, उसका जो बैलेंस है
जो वो लेवल है जो वो अनमेंटेन हो जाता है, वो अब नॉर्मल हो जाता है, उस कंडीशंस में हमारी बॉडी में एसिडोसिस या फिर जो है अल्किलोसिस प्रोड्यूस होते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास इसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब रेस्पिरेटरी जो एसिडोसिस है इसमें क्या होता है, जब बाइकार्बोनेट H2CO3 और ये इंक्रीज हो जाता है प्लाज्मा में, जब हमारे बॉडी में जो प्लाज्मा है उसमें बाइकार्बोनेट की जो एक्टिविटी है या बाइकार्बोनेट की जो सेक्रीशंस है वो इंक्रीज हो जाती है। वो इंक्रीज क्यों होगी, क्योंकि हमारी बॉडी में से, जैसे हमने सेकंड पॉइंट रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म में भी डिस्कस किया था, कि जब हमारी बॉडी में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है वो फास्टली या क्विकली रिमूव होने लग जाता है, तो जब वो रिमूव होता है तो उसमें हमारी बॉडी में फॉर्मेशन होने लग जाती है कार्बोनिक एसिड की और बाइकार्बोनेट्स की। अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी सेम है कि जब हमारी बॉडी में जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट है, जो उसकी सेक्रेशन इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज क्यों होगी, क्योंकि हमारी बॉडी में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी वो एलिमिनेट हो रहा है, वो रिमूव हो रहा है बाय लंग्स। लंग्स के थ्रू जो हमारा CO2 है वो रिमूव हो रहा है हमारी बॉडी में से। ये किन कंडीशंस में हमारे पास रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होती है, किन कंडीशंस में हमारे पास जो है CO2 इजीली रिमूव हो जाता है फास्टली, और जो है बाइकार्बोनेट्स की जो सेक्रेशंस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं, ये मेनली जो कंडीशन जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें, सेकंड जो निमोनिया के पेशेंट्स हैं, या फिर थर्ड है कंडीशन जिन्होंने पॉइजन लिया हुआ है। अगर किसी पेशेंट ने पॉइजन ले लिया है, पॉइजन एडमिनिस्टर कर दिया है, तो उसके कारण उसकी बॉडी में से जो है वो CO2 फास्टली रिलीज होती रहेगी, रिमूव होती रहेगी उसकी बॉडी में से बाय लंग्स के थ्रू, और जो है बाइकार्बोनेट्स है उसकी जो है सेक्रेशंस वो इंक्रीज हो जाएगी। अदर जो हार्ट के पेशेंट्स हैं जिनको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनमें भी ये कंडीशंस होती हैं, जब CO2 रिमूव होती है तो वहाँ पर हमारे पास H2CO3 की फॉर्मेशंस इंक्रीज हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसके बाद रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में इन दिस में क्या है कि इस केसेस में कि जो हमारे पास बाइकार्बोनेट है H2CO3 है उसकी जो है अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पर हमारी क्या है, इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पर हमारे पास है डिक्रीज हो रही है। जब जो हमारे दिस इज फॉल ऑफ H2CO3 लेवल इन द प्लाज्मा, यहाँ पर क्या हमारे बाइकार्बोनेट्स की जो प्लाज्मा में कंडीशंस है, लेवल है, वो डिक्रीज होने लग जाता है, मतलब नीचे गिरने लग जाता है, फॉल हो जाता है। क्यों हो जाता है, ड्यू टू हाइपर वेंटिलेशन इन लंग्स, क्योंकि हमारे जो लंग्स है, लंग्स में जब हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशंस होती हैं, हाइपर वेंटिलेशन हो जाता है हमारे लंग्स में, तो उस कंडीशंस में जो बाइकार्बोनेट्स है उनकी जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाती है। ये किन कंडीशंस में होता है, इसमें कौन कौन सी कंडीशंस हैं, जैसे फीवर में या सैलिसाइलेट पॉइजनिंग में, हम लोग सैलिसाइलेट पॉइजनिंग और फीवर के केसेस में हमारी बॉडी में जो एल्किलोसिस प्रोड्यूस होती है, बाइकार्बोनेट का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है।
इसका नेक्स्ट है हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस। पहले हमने डिस्कस किया रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस एंड एसिडोसिस, एंड देन नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या है कि इन दिस केसेस एसिड बेस बैलेंस है वो शिफ्ट हो जाता है। जो हमारे बॉडी में एसिड और बेस का बैलेंस है वो शिफ्ट हो जाएगा। अगर एसिडोसिस है, यहाँ पर टर्म है एसिडोसिस, तो हमारे जो बॉडी में एसिड और बेस है ये जो बैलेंस हो रहा है वो शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स एसिड। जो एसिड की साइड हमारे पास जो बेस है, जो बैलेंस है वो शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड, दिस कंडीशंस किन किन कंडीशंस में होता है ये, किन कंडीशंस में जो हमारे बॉडी में एसिड बेस का बैलेंस है वो एसिड की साइड शिफ्ट हो जाता है। फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ एक्सेसिव जो है मेटाबॉलिक एसिड्स, जब हमारी बॉडी में ज़्यादा एसिड की मेटाबॉलिक फॉर्मेशंस हो जाती हैं, ज़्यादा फॉर्मेशन हो जाती है, एक्सेसिव फॉर्मेशन होती है एसिड की, तो उन केसेस में क्या है जो हमारा एसिड बेस का बैलेंस है वो एसिड की साइड शिफ्ट हो जाता है। सेकंड, अगर हमारी बॉडी में लॉस ऑफ बॉडी बेस, अगर हमारी बॉडी में जो नॉर्मली बेस है, जो बेस है हमारी बॉडी में वो लॉस हो जाए, वो हमारी बॉडी में से रिमूव हो जाते हैं। जो हमारी बॉडी में बेस है वो रिमूव किन कंडीशंस में होंगे, जैसे वॉमिटिंग होगी पेशेंट को या डायरिया। जब डायरिया और वॉमिटिंग हो जाती है तो हमारी बॉडी में से जो इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर है, वो रिमूव हो जाता है और जो हमारे बेस है वो भी रिमूव हो जाते हैं। जब बॉडी में बेस ही नहीं होंगे, बेस जो है उनकी अमाउंट बहुत कम होगी, तो उससे क्या होगा, अल्कलोसिस तो होगी नहीं, तो हमारी बॉडी में किसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, एसिड्स का। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस कब होती है, जब जो हमारे एसिड बेस के बैलेंस है उनको मेंटेन करते हैं हम लोग, मेंटेन करते हैं हमारा जो एसिड बेस का बैलेंस है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, एसिड की तरफ, एसिड की साइड शिफ्ट हो जाएगा। जो हमारा एसिड की साइड जो शिफ्ट होते हैं एसिड बेस बैलेंस, वो किन कंडीशंस में होते हैं, एक तो फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ एक्सेसिव जो है मेटाबॉलिक एसिड्स की, और सेकंड जब बॉडी में से हमारे बेस हैं वो रिमूव हो जाते हैं, जब बॉडी में से जो बेस है वो उनकी जो अमाउंट है वो कम हो जाती है, उन कंडीशंस में हमारी बॉडी में एसिडोसिस प्रोड्यूस होती है। सेकंड है इसके बाद मेटाबॉलिक अल्किलोसिस। सेकेंड है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अब इसमें क्या है कि मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में इम्बैलेंस इन विच एसिड एंड बेस शिफ्ट टू बेस साइड। यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो मेटाबॉलिक एसिड और बेस है, हमारे पास एसिड और बेस है वो इम्बैलेंस हो जाता है, इम्बैलेंस होकर ये शिफ्ट किसकी तरफ साइड शिफ्ट हो जाते हैं, शिफ्ट टूवर्ड्स द अल्कलोसिस साइड। जो हमारे अल्किलोसिस है उनकी साइड ये शिफ्ट हो जाएंगे। जब ये शिफ्ट हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में एसिड की जो अमाउंट है वो कम हो जाती है और जो अल्किलोसिस है वो मेंटेन हो जाती है, अल्किलोसिस इंक्रीज हो जाती है। ये किन कंडीशंस में हमारे पास जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक अल्किलोसिस होती है। फर्स्ट वन, इट रिजल्ट टू, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास लॉस ऑफ क्लोराइड आयन। जब हमारी बॉडी में क्लोराइड आयन है वो कम हो जाते हैं, उनकी जो अमाउंट है वो कम हो जाती है, लॉस ऑफ क्लोराइड आयंस। या फिर सेकंड है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायूरेटिक्स। जब हम लोग जो डायूरेटिक की मेडिसिन लेते हैं, डायूरेटिक में फ्रूजामाइड्स, थायाजाइड जो हम लोग लेते हैं, मैनिटोल्स हैं, जब हम लोग डायूरेटिक जो ड्रग्स हैं उनका यूज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, उन कंडीशंस में हमारे पास जो हमारी बॉडी में अल्किलोसिस होती है।
ये थे हमारे जो पॉइंट थे फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस के अंडर, बैलेंस में जो हमने डिस्कस किया। इसमें हमने डिस्कस किया बफर जो है, सेकंड था रेस्पिरेटरी कंट्रोल या रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, रेनल मैकेनिज्म्स। इसी में हमारे पास अंडर जो अदर पॉइंट्स आए थे, डिस्टर्बेंस इन एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस में अगर डिस्टर्बेंस आ जाए तो क्या होता है। फर्स्ट वन हमने रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जो थे पॉइंट वो डिस्कस किए थे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी अल्किलोसिस। सेकंड हमने डिस्कस किया था मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक अल्किलोसिस। अब इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे कि जो फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस है, इसको ट्रीट करने के लिए हम कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो इनके फॉर्मेशंस में यूज होते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास सोडियम एसिटेट। फर्स्ट है हमारे पास जो ड्रग्स हैं, जो हम लोग जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं जो हम इनके फॉर्मुलेशन में यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है सोडियम एसिटेट। जो सोडियम एसिटेट है, इसका जो मोलिकुलर वेट है वो है 136.1। और इसका जो जो इसका केमिकल फॉर्मूला है हमारे पास CH3CO2Na। ये हमारे पास केमिकल फॉर्मूला है सोडियम एसिटेट का। केमिकल फॉर्मूला है CH3CO2Na.3H2O एंड इनके जो सिनोनिम क्या है हमारे पास, नाइट्रिक एसिड। सिनोनिम है नाइट्रिक एसिड। और नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज एक तो हमारे फर्स्ट प्रॉपर्टीज, इट इज कलरलेस, मोनोक्लिनिक प्रिज्म्स, वाइट पाउडर, वाइट ग्रेनुलर पाउडर में हमारे पास ये जो कंपाउंड है सोडियम एसिटेट प्रेजेंट होता है। सेकंड, इसकी जो फेंट ऑर्डर है, फेंट ऑर्डर प्रोड्यूस है एसिटिक एसिड की तरह, इसकी जो है वो ऑर्डर प्रेजेंट होती है। एंड टेस्ट क्या है, टेस्ट इट इज सेलाइन इन टेस्ट, इट इज सोल्यूबल इन वाटर एंड अल्कोहल। फर्स्ट एक तो ये कलरलेस मोनोक्लिनिक प्रिज्म्स में या फिर हमारे पास वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर में अवेलेबल होगा। सेकंड पॉइंट इज इट इज फेंट ऑर्डर। थर्ड पॉइंट इज इट इज सेलाइन इन टेस्ट एंड इट इज फोर्थ है हमारे पास इट इज सोल्यूबल इन वाटर एंड अल्कोहल। नेक्स्ट इसमें स्टोरेज। जो हमारे कंपाउंड है सोडियम एसिटेट, इट इज स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स। हम इसको स्टोरेज इसके किस में करेंगे, एयर टाइट कंटेनर्स में, बिकॉज ये जो है हमारा जो कंपाउंड है वो मॉइस्चर गेन कर सकता है, या फिर जो एयर में अगर ओपनली रखेंगे तो ये खराब हो सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको स्टोर करते हैं एयर टाइट कंटेनर्स में। नेक्स्ट है हमारे पास यूज। नेक्स्ट है हमारे पास यूजेस। फर्स्ट है हम लोग सोडियम एसिटेट का यूज करते हैं डायूरेटिक्स में, इट इज यूज्ड इन डायूरेटिक्स। सेकंड है हम लोग इसका
करते हैं सिस्टमिक एंटासिड। हमने एंटासिड डिस्कस किए तो उसमें दो टाइप थी, सिस्टमिक एंड नॉन सिस्टमिक। जो सिस्टमिक एंटासिड्स है उनमें हम लोग जो फॉर्मुलेशंस प्रिपेयर करते हैं उसमें हम लोग यूज करेंगे सोडियम एसीटेट को। नेक्स्ट then it is used in urinary alkalizer. यूरिनरी अल्कलाइजर में हम लोग यूज करेंगे। देन इट इज यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल एड। फार्मास्यूटिकल एड में हम लोग यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल एड में जो हम लोग यूज करेंगे इसको यूज्ड इन द डायलिसिस। जो डायलिसिस करते पेशेंट्स की, उनकी डायलिसिस में हम लोगों को यूज करते हैं एज अ फार्मास्यूटिकल एड सोडियम एसीटेट। ये थे हमारे इसके यूजेस सोडियम एसीटेट के। ये हमारा जो कंपाउंड है यहीं पर फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी अदर जो एग्जांपल्स है कंपाउंड्स है वो डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस के। ये जो हमारा यहीं पर जो कंपाउंड है वो फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके अदर जो कंपाउंड्स है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।